नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित मतलब जनता के लिए, जनता का, जनता से जुड़ा हुआ टीवी शो। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित। सबसे पहले आपको दिखाते हैं खबरों के मेन्यू में आज क्या क्या खास है। आज आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना के पंजीकरण की शुरुआत कर दी, लेकिन रजिस्ट्रेशन वाली जगह ने सियासी सवाल सुलगा दिए हैं, क्योंकि कल ही केजरीवाल ने कनॉट प्लेस में जाने की बात कही थी, तो फिर आज मरघट वाले बाबा के दर पर हाजिरी क्यों लगानी पड़ गई, ये जानेंगे। इसके पीछे की सियासत भी बताएंगे। फिर बात होगी कालकाजी विधानसभा सीट की, जहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। खबर है मुख्यमंत्री आतिशी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस अलका लांबा को उतारने जा रही है। अलका को लड़ने के लिए खुद राहुल गांधी ने मनाया है। पूरी खबर पहुंचाएंगे। फिर लेकर चलेंगे आपको बिहार। खबर बीपीएससी आंदोलन को लेकर है, लेकिन आंदोलन के मैदान से सियासी संग्राम की तस्वीर ज्यादा डिकोड हो रही है। एनडीए में ऑल इज नॉट वेल का नारा देने वाली आरजेडी खुद महागठबंधन में एकला चलो की नीति पर दिखाई दे रही है। उधर संभल में जामा मस्जिद के करीब पुलिस चौकी का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य पूरा हुआ नहीं कि पुलिस चौकी पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है। वक्फ के इन दावों की वकालत में हैदराबाद से बैरिस्टर ओवैसी भी अपनी दलीलें रख रहे हैं। और 2024 के आखिरी शाम की भी बात करेंगे, नए साल के आगाज की भी बात करेंगे। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे पूर्वी देशों में नया साल दस्तक दे चुका है। भारत में नए साल के स्वागत में क्या हो रही है तैयारियां, और 2025 में लोगों की जिंदगी में क्या क्या होने जा रहा है बदलाव, वो भी आपको हम दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं जनहित की। नए साल के आगाज में अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया। दुनिया भर में 2025 के स्वागत का जश्न शुरू हो चुका है, लेकिन साल 2024 खत्म होने से पहले दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी एक और नई चुनावी स्कीम पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। केजरीवाल पुजारी सम्मान पंजीकरण के शुभारंभ के लिए हनुमान जी का आशीर्वाद लेना चाहते थे, लेकिन पुजारियों के चलते ही अरविंद केजरीवाल को अपना प्लान बदलना पड़ गया। – 2024 के आखिरी मंगलवार को अरविंद केजरीवाल करबद्ध मुद्रा में दिल्ली के मरघट वाले बाबा के मंदिर पहुंचे। मंदिर के महंत जी से केजरीवाल ने पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ दिल्ली चुनाव में जीत की मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद लेकर पहले महंत जी के जन्मदिन के मौके पर बना हलवे का केक काटा। इसके बाद पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना पंजीकरण की पहली पर्ची काटकर आपकी नई चुनावी रेवड़ी का रजिस्ट्रेशन अभियान लॉन्च कर दिया। हालांकि रजिस्ट्रेशन की जिस पहली पर्ची पर मरघट वाले बाबा मंदिर के महंत का नाम था, वो सबसे पहले कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी के नाम से कटने वाली थी। केजरीवाल के कनॉट प्लेस जाने का कार्यक्रम भी पहले से सेट था, लेकिन उसके पहले ही बीजेपी कार्यकर्ता और कुछ पुजारी हनुमान मंदिर पहुंच गए और केजरीवाल की पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना का विरोध शुरू कर दिया। 10 साल में क्या ब्राह्मण नहीं थे दिल्ली में कि इनको 18,000 देंगे, 20,000 देंगे। आज केजरीवाल झूठा लॉलीपॉप दे रहे हैं। जो 1,000 रुपए महिलाओं को नहीं दे पाया, वो विधवाओं को पेंशन नहीं दे पाया, वो पुजारियों को 18,000 कहां से देगा। दिल्ली सरकार सबको ठगने के लिए ये ऐसा जो है ना दिशांत रचा है। पुजारियों के विरोध का पता चलते ही केजरीवाल ने ऐन वक्त पर कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाने का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया और मरघट वाले बाबा के मंदिर जाकर योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू करना पड़ा। जिसके बाद केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में लिखा, आज मरघट वाले बाबा के मंदिर ISBT में दर्शन किए और पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना का शुभारंभ किया। बीजेपी ने आज रजिस्ट्रेशन रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन भक्तों को अपने भगवान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। सभी पुजारियों द्वारा ये प्रार्थना की गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि भगवान श्री राम की कृपा और भगवान हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर रहेगी। लेकिन कांग्रेस पुजारी ग्रंथि योजना को आप कार्यकर्ता बनाने की स्कीम बता रही है, जबकि बीजेपी पूछ रही है कि केजरीवाल इमामों की बकाया सैलरी कब जारी करेंगे। आपने इसलिए उनकी मदद के कारण उनके बारे में नहीं सोचा। आपको उनके वोट चाहिए। आपको लगता है कि वो मंदिरों में और गुरुद्वारों में आपका प्रचार प्रसार करेंगे। आप पंडितों को, मंदिर के पुजारियों को, ग्रंथियों को अपना कार्यकर्ता बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपका फर्जीवाल जो आपका व्यक्तित्व है उसको बेपर्दा करना जो है भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है। और आज ग्रंथियों और पुजारियों ने ही इनकी ढपोर शंखी योजना को बेपर्दा करने का काम किया, इसलिए उनको जो है
कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर आने में भी डर लगा उनको। हालांकि हिंदू और सिख समाज के लिए सम्मान वाली स्कीम को आम आदमी पार्टी खुद के लिए एक और चुनावी बूस्टर मान रही है, लेकिन विरोधी ये भी सवाल उठा रहे हैं कि इमामों के बाद पुजारियों और ग्रंथियों का सम्मान करने निकले केजरीवाल को दिल्ली के पादरियों की याद क्यों नहीं आई। कुछ दिनों पहले ही महिला वोटों को अपने पाले में लाने के लिए केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना लॉन्च करके उसका भी रजिस्ट्रेशन शुरू किया। बीजेपी और कांग्रेस ने उस स्कीम में फर्जीवाड़े के आरोप लगाए। अब चुनाव से पहले पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना को बीजेपी केजरीवाल का चुनावी शगुफा बता रही है, जिसके बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी में पोस्टर वॉर छिड़ गया है। दिल्ली चुनाव से पहले रेवड़ियों की बौछार कर रहे केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताने वाला ये पोस्टर दिल्ली बीजेपी की ओर से जारी किया गया। पोस्टर में केजरीवाल को एक मशहूर फिल्म के कॉमिक किरदार के रूप में दिखाकर बीजेपी ने आपकी पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना को चुनावी जुमला और केजरीवाल को चुनावी हिंदू होने का आरोप लगा दिया। पोस्टर पर लिखा, केजरीवाल 10 साल से इमामों को सैलरी बांट रहे हैं। वो और उनकी नानी प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से खुश नहीं थे। केजरीवाल की सरकार ने मंदिरों गुरुद्वारों के बाहर शराब के ठेके खोले और केजरीवाल की पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही है। चुनावी जुमलों के बारे में तो हम सब ने बहुत सुना है, लेकिन केजरीवाल जी तो एक नई हवा लेकर आए हैं चुनावी छलावों की। ये वो केजरीवाल जी है जिसने 17 महीनों से ना इमामों को वेतन दिया, ना मौलवियों को वेतन दिया। बीजेपी के इस पोस्टर वाले हमले के जवाब में आम आदमी पार्टी ने भी बिना देर किए अपने नेता का एक नया पोस्टर लॉन्च कर दिया। आम आदमी पार्टी के इस पोस्टर में अरविंद केजरीवाल बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए बीजेपी शासित राज्यों में भी पुजारियों को 18,000 रुपए सम्मान राशि देने का चैलेंज दे रहे हैं। हरियाणा में तो उन्होंने तुरंत कर दिया इमामों के लिए, मध्य प्रदेश में भी कर दिया, कर्नाटका में भी जैसे ही 2014 में जीते वो उन्होंने इमामों के लिए सैलरी डिक्लेयर कर दी, तो ग्रंथी और पुजारियों के लिए भी कर देना, दिक्कत क्या है। केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताने वाले पोस्टर के जवाब में जवाबी पोस्टर लॉन्च करने के साथ साथ आपके दिग्गज नेता बीजेपी पर पलटवार के लिए खुद भी मंदिरों गुरुद्वारों में पहुंच गए। सीएम आतिशी ने करोलबाग के गुरुद्वारे में मत्था टेककर सम्मान योजना के लिए ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन किया। 22 राज्यों में ये करके दिखा सकते हैं, लेकिन अगर आज आम आदमी पार्टी ने ये फैसला किया है कि हम पुजारियों को और ग्रंथियों को एक सम्मान देना चाहते हैं, एक सम्मान राशि देना चाहते हैं, तो आप हमें गाली क्यों निकाल रहे हैं? आप हमें उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हैं? वहीं पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मंदिर में जाकर अरविंद केजरीवाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की प्रार्थना की, जबकि दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने अपने विधानसभा क्षेत्र के कई मंदिरों के पुजारियों से मुलाकात की। कुल मिलाकर चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले आम आदमी पार्टी ने बीजेपी से निपटने के लिए अपनी नई स्कीम के बहाने हिंदुत्व की पिच पर खुलकर खेलना शुरू कर दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की घेराबंदी के बाद कांग्रेस सीएम आतिशी की मुश्किलें बढ़ाने की तैयारी में है। कालकाजी में कांग्रेस की कद्दावर महिला नेता अलका लांबा को उतारने की तैयारी है। कांग्रेस दिल्ली में जिस तरह चुनावी रणनीति बना रही है, उसने आपकी टेंशन बढ़ा दी है। वहीं त्रिकोणीय मुकाबला बीजेपी के लिए फायदे का सौदा क्या साबित होगा, क्योंकि वो इसी इंतजार में है। नई दिल्ली विधानसभा सीट के बाद कालकाजी भी हॉट सीट बनती जा रही है। आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर दोबारा मुख्यमंत्री आतिशी पर भरोसा जताया है। बीजेपी और कांग्रेस ने यहां से नामों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस खेमे से जो खबर है उससे आतिशी की डगर कालकाजी में आसान नहीं रहने वाली। करीब 24 महीने पहले कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो पोस्ट की। पोस्टर में कांग्रेस लाओ दिल्ली बचाओ का नारा चस्पा है और बगल में अलका लांबा की तस्वीर लगी है। दिल्ली बचाओ का जो नारा कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता अलका लांबा दे रही हैं, उसकी अगुवाई वो खुद कर सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस कालकाजी सीट से अलका लांबा को उतार सकती है। 3 जनवरी को तीसरी लिस्ट में तस्वीर साफ हो जाएगी, यानी कालकाजी में सीएम आतिशी और अलका का मुकाबला हो सकता है। बताया जा रहा है कि अलका लांबा चांदनी चौक से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अलका लांबा को कालकाजी से चुनाव लड़ने के लिए मनाया, जिस पर उन्होंने हामी भर दी। नाम पर कांग्रेस फिलहाल पत्ते नहीं खोल रही, लेकिन जीत की हुंकार जरूर भर रही है। मुझे नहीं मालूम किसका नाम तय हुआ है कालकाजी से, तो उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन रणनीति क्या, हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं और हम पूरी कोशिश करके, पूरी मेहनत करके जीतेंगे। बीजेपी खेमे में भी कालका से पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी के नाम पर विचार चल रहा है। इसके अलावा नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा,
ग्रेटर कैलाश में सौरभ भारद्वाज के खिलाफ पूर्व सांसद मीनाक्षी लेखी और पटपड़गंज में अवध ओझा के खिलाफ दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के चुनाव लड़ने की खबर है। वहीं कांग्रेस ने पहले अरविंद केजरीवाल और फिर आतिशी के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार देकर दिल्ली में सीरियस फाइट का संदेश दे दिया है। मैंने बहुत देख लिया, ये 12-13 साल से हर तरीके के इल्ज़ाम मरते हैं जब इनके पास 1 रुपये तक का सबूत नहीं। तमाम इंक्वायरियाँ हो गई शीला जी के खिलाफ। विजेंद्र गुप्ता जी ने एक RTI भेजा CBI को, CBI ने स्वयं लिखा कि हमने 37 इंक्वायरी खोली, कॉमनवेल्थ पे किसी में कुछ नहीं मिला। जल बोर्ड को एक RTI गई, जल बोर्ड ने अपने RTI में लिखा कि हमने जितनी थी शीला जी के खिलाफ एक हम इंक्वायरी नहीं कर पाए क्योंकि कुछ गलत नहीं मिला। कांग्रेस शीला मॉडल की याद दिलाकर आप पर भ्रष्टाचार के तीर तान रही है। दिल्ली में कांग्रेस जितनी मजबूत होगी, नुकसान आपको ज्यादा होगा और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ने वाली आप अब कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बता रही है। दिल्ली से आपको लेकर चलते हैं बिहार। नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है, ये बड़ा सवाल अब भी बिहार की सियासत में बना हुआ है, क्योंकि नीतीश मौन है। दिल्ली से पटना लौटने के बाद सीएम को लेकर आरजेडी की ओर से दावा किया जा रहा है कि नीतीश को बीजेपी के नेताओं ने भाव नहीं दिया। वहीं बीजेपी कह रही है कि 2025 में नीतीश ही नेतृत्व करेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। नीतीश कुमार दिल्ली दौरा खत्म कर पटना लौट चुके हैं। सुबह से अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। राज्यपाल से भी उन्होंने मुलाकात की। नीतीश के दिल्ली से पटना पहुंचते ही सियासी गलियारों में अटकलों का नया दौर शुरू हुआ। आरजेडी का दावा है कि दिल्ली में रहने के दौरान नीतीश कुमार को बीजेपी नेतृत्व ने कोई भाव नहीं दिया। आदरणीय नीतीश जी दिल्ली गए, लेकिन उनको बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने भाव ही नहीं दिया। दिल्ली गए तो क्यों नहीं केंद्र सरकार के शीर्ष नेताओं से मुलाकात हुई? ये तो कई सवाल, गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरजेडी ने दावा किया कि बीजेपी के नेता सफाई देने के लिए आगे आए। उनको अभी भी बेचैनी की सत्ता उनसे दूर क्यों है, और उसकी जो खिंच है, उसका जो उनके मन में हतोत्साह है, वो उनके शब्दों में परिलक्षित हो रहा है। नीतीश रविवार को दिल्ली पहुंचे थे। यहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार वालों से मुलाकात की और अपना रूटीन चेकअप कराया। मीडिया में जो जानकारी दी गई उसमें नीतीश के बीजेपी के किसी नेता से मिलने का कोई कार्यक्रम तय नहीं था। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और लिखा है, नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ मिलकर ही बिहार का अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाएंगे। वो जब चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात होती रहेगी। मेरी सूचना के अनुसार उनका केवल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के परिजनों से ही मिलने का कार्यक्रम था। ऐसे में आरजेडी के दावे में बहुत दम नहीं दिखता। यही वजह है कि जेडीयू आरजेडी की सटाई को अलग चश्मे से देख रही है। वो सबके लिए काम करते हैं, सब कुछ सम्मान देते हैं, इसलिए सब लोग चाहता है उनके साथ रहना। ये आप भी जानते हैं, जो लोग ये शब्द बोल रहा है खुदे व्याकुल है कि हम जल्दी से जो है नेता नीतीश कुमार से मिल ले। असल में कहानी ये है कि पिछले कई दिनों से नीतीश को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। उनकी चुप्पी सवाल खड़े कर रही है। लोग अपने अपने हिसाब से नीतीश के माइंड गेम का विश्लेषण करने में लगे हैं। सच्चाई क्या है, नीतीश क्या चाहते हैं, क्यों चुप हैं, ये बेहतर वही बता सकते हैं। फिलहाल अपनी चुप्पी से उन्होंने अटकलों का बाजार गर्मा रखा है। वहीं बिहार में बीपीएससी पर भी बवाल जारी है। रविवार को प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया, उन्हीं जख्मों पर सियासी दल मरहम लगाने में जुटे हुए हैं। इन्हीं तस्वीरों से बिहार की सियासी हलचल भी सामने आ गई है। इस बार खटपट की खबर एनडीए नहीं, महागठबंधन से आ रही है। छात्रों की मांग को लेकर आज पटना की सड़कों पर विपक्षी दलों ने मार्च किया, लेकिन मुख्य विपक्षी दल आरजेडी इस प्रदर्शन से नदारद दिखी। सिर्फ कांग्रेस और लेफ्ट के नेता ही इस मार्च में शामिल हुए। छात्रों का ज्ञापन लेकर राजभवन की तरफ बढ़े कांग्रेस और लेफ्ट के नेता मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। 500 मीटर पहले ही बैरिकेड लगाकर रोक दिए गए। इन तस्वीरों में छात्रों का मुद्दा गौण हो गया। आरजेडी की गैर मौजूदगी से सियासी सवाल सुलग उठा। क्या महागठबंधन की गाड़ी 2025 में चुनाव से पहले ही डीरेल हो जाएगी? हम यहाँ मार करने, झगड़ा करने तो आए नहीं हैं। हम अपनी बात कहने के लिए आए हैं। हमें आशा है कि हम लोगों को जाने दिया जाएगा, क्योंकि बात बहुत ही न्याय संवत बात हम लोग कह रहे हैं। जब तक पूरी परीक्षा रद्द नहीं होगी आप लोग आंदोलन जारी रहेगा। जाहिर सी बात है। अच्छा सर, आरजेडी से क्यों नहीं है? ये उनसे पूछिए। ये पहली बार नहीं है जब आरजेडी और कांग्रेस के सुर अलग अलग नजर आ रहे हैं। पहले कांग्रेस ने तेजस्वी की माई बहना योजना की घोषणा बिना बताए किए जाने पर आपत्ति जताई। फिर लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए ममता की तारीफ की।
और अब बीपीएससी के मुद्दे पर विपक्ष अलग अलग नजर आ रहा है और विरोधियों को भी आंदोलन से तेजस्वी की गैर मौजूदगी पर सवाल खड़े करने का मौका मिल गया। लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं और सरकार के बाद राजनीतिक तौर पर सबसे प्रमुख आवाज़ उनकी होनी चाहिए। आप लोग मीडिया के से उनसे पूछिए कि 15 दिनों में 13 दिनों में छात्रों के आंदोलन में कितने 15 मिनट भी क्या तेजस्वी यादव ने लगाए हैं? क्या एक बार भी छात्रों से मिलने गए? क्या वहाँ धरने स्थल पर जो छात्र बैठे हैं उनके खाने की रहने की चिंता की? इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि जो सत्ता में बैठे हुए आपके चचा हैं। दरअसल छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर आरजेडी नीतीश सरकार पर हमला बोल रही है, लेकिन तेजस्वी और आरजेडी के बड़े नेता छात्रों से मुलाकात करने नहीं पहुंचे, नहीं आंदोलन में शामिल हुए। हालांकि जो प्रशांत किशोर छात्रों के साथ खड़े नजर आए थे वो खुद सवालों में है, जिस पर आज उन्होंने सफाई भी दी। कम से कम 15,000 छात्र वहाँ इकट्ठा हुए। 6 घंटे की जो छात्र संसद चली, मेरी जो भूमिका उसमें रही है कि मैं वहाँ पर खड़ा था पूरे 6 घंटे। सरकार की ओर से कोई उस पर लाठीचार्ज न हो, सरकार की ओर से उनको परेशान न किया जाए। जब छात्रों ने ये बात अपनी लीडर्स चुन ली, उसमें ये भी तय किया गया, जो सरकार का आरोप है कि कोचिंग संस्थान वाले इसको हवा दे रहे हैं, शुरुआती आरोप जो है, तो हम लोगों ने ये भी कहा कि कोई भी कोचिंग संस्थान चलाने वाला व्यक्ति इसके नेतृत्व के में नहीं रहे। बिहार में बीपीएससी पर सियासी संग्राम जारी है। लाठीचार्ज के बाद सरकार बैकफुट पर है। सरकार दावा कर रही है कि परीक्षार्थियों की हर मांग सुनने के लिए वो तैयार है। छात्र फिलहाल परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े हैं और 3 जनवरी को सीएम हाउस घेरने की तैयारी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के बीड में सरपंच हत्याकांड के आरोपी वाल्मीकि कराड ने पुणे सीआईडी ऑफिस में सरेंडर कर दिया। वाल्मीकि कराड पर 9 दिसंबर को बीड के सरपंच संतोष देशमुख को अगवा कर हत्या करने का आरोप है। इस पूरे विवाद में मंत्री धनंजय मुंडे फंसे हुए हैं। विपक्ष उनका इस्तीफा मांग रहा है। सीआईडी के शिकंजे में जिस शख्स को देख रहे हैं उसका नाम वाल्मीकि कराड है। इसी वाल्मीकि कराड की वजह से महाराष्ट्र की सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कहानी यह है कि वाल्मीकि ने बीड के सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के केस में सरेंडर किया है। वाल्मीकि को महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी के नेता धनंजय मुंडे का करीबी माना जाता है। यही वजह है कि हत्या के तार को विपक्ष के नेता मुंडे के दामन तक लेकर जा रहे हैं। पूरी की पूरी सेना इसमें शामिल हो गई है। ये जो तीनों है ना, राष्ट्रवादी, कथित शिवसेना, बीजेपी, ये सब आपस में मिले जुले हैं और वाल्मीकि कराड के बारे में इतने पुरावे दिए जा रहे हैं, इतना दस्तावेज दिए जा रहे हैं कि ये आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, लेकिन ये तीनों ही मिलकर उसको बचा रहे हैं। संतोष देशमुख की हत्या 9 दिसंबर को हुई थी। इसके बाद से सूबे की सियासत गर्म है। बीड में लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग हो रही थी। मामला धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग तक पहुंचा तो आरोपी ने सरेंडर कर दिया। गुंडांचं राज्य आम्ही चालू देणार नाही। वाटेल ते झालं तरी सगळे दोषी शोधून आणि जोपर्यंत ते फासावर लटकत नाही तोपर्यंतची सगळी कारवाई पोलीस करतील हा विश्वास मी त्यांना दिला है। वाल्मीकि कराड की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के नेता सड़कों पर उतरे थे। इस मामले में कल ही केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने संतोष देशमुख के परिवार से मुलाकात की थी और इंसाफ का भरोसा दिया था। पवन चक्की स्कीम को लेकर सरपंच संतोष देशमुख और सुदर्शन गुले नाम के व्यक्ति से विवाद हुआ था। इसी विवाद के कारण संतोष देशमुख की हत्या कर दी गई है। इस हत्या के आरोप में अभी तक 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। स्थानीय स्तर पर लोगों का यह मानना है कि इस हत्या के पीछे का मास्टरमाइंड वाल्मीकि कराड है। हालांकि वाल्मीकि का कहना है कि उसे फंसाया जा रहा है। अगर वो दोषी है तो फांसी की सजा मिले। मी सीआयडी ऑफिस पुणे पाषाण रोड इथं सिलेंडर होत आहे। संतोष भैया देशमुखांचे जे कोणी मारेकरी असतील त्यांना अटक करावी व त्यांना फाशीची शिक्षा द्यावी। फिलहाल सच क्या है और हत्या के पीछे कौन लोग हैं, सीआईडी इसकी जांच में जुटी है, लेकिन राजनीतिक कनेक्शन ने सूबे की सियासत को गरमा दिया है। उधर संभल में जामा मस्जिद के सामने जो पुलिस चौकी बन रही है उसको लेकर विवाद की शुरुआत हो गई है। ओवैसी ने दावा कर दिया है कि चौकी जिस जमीन पर बन रही है वो जमीन वक्फ की है। प्रशासन ओवैसी के दावे को खारिज कर रहा है। संभल की जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण तेजी से चल रहा है। दर्जनों मजदूर काम में लगे हुए हैं। 28 तारीख को यहां चौकी का निर्माण शुरू हुआ।
जब नींव रखी गई तो महिलाओं ने पूजा पाठ किया, इस उम्मीद के साथ कि निर्माण में कोई खलल ना आए। लेकिन अब इस काम में अड़ंगा डालने का काम शुरू हो चुका है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, दावा किया है कि संभल की जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो वक्फ की जमीन पर है, जैसा कि रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। PM मोदी और योगी आदित्यनाथ संभल में खतरनाक माहौल बनाने के जिम्मेदार हैं। सोशल मीडिया पर बाकायदा एक दस्तावेज का पन्ना डालकर ओवैसी ने वक्फनामा भी पेश करने का दावा किया है। जिन लोगों ने हमारे साथ पैरवी की है वो कोई प्रभावी पक्षकार और विधिक पक्षकार नहीं है। दूसरा, जो भी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वो कहीं से भी रजिस्टर्ड भी नहीं है और सत्यापित भी नहीं है। शेष इसकी जांच की जा रही है और जो भी जांच में आएगा वो फिर हम क्लियर कर देंगे। पुलिस चौकी विवाद में कश्यप समाज की एंट्री हुई है, जिसका दावा है कि चौकी के पीछे की जमीन पर मंदिर हुआ करता था, जिस पर कब्जा कर लिया गया है। पुलिस ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। पूजा उनके द्वारा किया जा रहा था पहले से, और कुछ लोगों द्वारा फर्जी बैनाम किया गया है, फर्जी तरीके से कागज तैयार करके। इस संदर्भ में प्रकरण को जांच के लिए दिया गया है और शीघ्र ही जांच करके कार्रवाई की जाएगी। दर्शकों को बता दें कि जिस जगह पुलिस की चौकी बन रही है उसके सामने संभल की जामा मस्जिद है, जिसे हिंदू समुदाय हरिहर मंदिर होने का दावा करता है। इसी दावे की पुष्टि के लिए पिछले महीने मस्जिद में सर्वे का काम शुरू हुआ तो हिंसा हुई थी। फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। इस पर ओवैसी ने राजनीति शुरू कर दी है। सामने यहाँ पर आपको जामा मस्जिद दिखाई देगी, तो जामा मस्जिद के ठीक सामने ये पूरी पुलिस चौकी बनाई जा रही है। तो ऐसे में ये भी दावा किया जा रहा है कि चूंकि एसआई की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके 100 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण नहीं हो सकता है एस्मेर एक्ट के थ्रू। तो इसी वजह से इस पुलिस चौकी के निर्माण में भी जो नियमों का पालन नहीं किया गया, ये पूरा दावा लगातार किया जा रहा है। उधर मणिपुर हिंसा को लेकर साल के आखिरी दिन CM N बीरेन्द्र सिंह ने माफी मांगी है। राज्य के लोगों से अपील की है कि शांति के साथ रहें। विपक्ष वहीं पलटकर सवाल पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री अब तक मणिपुर क्यों नहीं गए। मणिपुर में हालात अब भी ठीक नहीं है। राज्य के कई इलाकों में रुक रुक कर होने वाली हिंसा का दौर जारी है। 3 दिन पहले का ये वीडियो है। उपद्रवियों के साथ सुरक्षा कर्मियों की मुठभेड़ हो रही है। कई इलाकों में सुरक्षा कर्मी दिन रात यूं ही गश्त कर रहे हैं। मणिपुर की जातीय हिंसा में 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। साल के आखिरी दिन CM बीरेन्द्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गलती के लिए माफी मांगी। I feel regret and want to say sorry to the people of the state for what happening till today since the last 3rd May. Many people lost their loved one. हिंसा की वजह से मणिपुर में हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। महीनों से अलग अलग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। CM ने माफी मांगी है। विपक्ष PM पर सवाल उठा रहा है। 19 महीने तक मुख्यमंत्री ने कुछ कहा नहीं। 19 महीने। पर बात ये नहीं है कि मुख्यमंत्री ने आज क्या कहा है कि नहीं। बात यह है कि 19 महीने के लिए प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी। प्रधानमंत्री को फौरन मणिपुर जाना चाहिए। वो कहें, जाके मणिपुर में जो मुख्यमंत्री ने कहा है वो कहें। यहाँ मई 2023 में हिंसा की शुरुआत हुई 17 महीने बीत चुके हैं, लेकिन हालात सुधरे नहीं। 1000 से ज्यादा बार गोलीबारी की घटनाएं हो चुकी है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे यमन में फंसी भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की, जिसे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 महीने के अंदर फांसी होने वाली है। 10 साल पहले अपने सपने पूरे करने के लिए केरल से यमन गई वो नर्स वहां पर एक जालसाज व्यक्ति के चंगुल में फंस गई। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि अब उनकी जिंदगी बचाने की दिन रात कोशिशें की जा रही हैं। मिडिल ईस्ट के देश यमन में क्लिनिक चलाने वाली भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को वहां फांसी के फंदे पर लटकाने की तैयारी है। आरोप है कि उसने 2017 में वहां के एक स्थानीय व्यक्ति की हत्या की है। इसके लिए साल 2020 में उसे फांसी की सजा मिली और अब राष्ट्रपति ने सजा को मंजूरी दे दी। ये बात सही है कि निमिषा ने हत्या की, लेकिन किन परिस्थितियों में की, ये जानकर आप हैरान हो सकते हैं। निमिषा के परिवार के मुताबिक यमन में 2008 से नर्स का काम करने वाली निमिषा ने 2014 में अपना खुद का क्लिनिक खोलना चाहा। शादीशुदा निमिषा भारतीय थी, इसलिए वहां क्लिनिक नहीं खोल सकती थी।
इसलिए उसने अपनी जान पहचान के यमन के नागरिक तलाल अब्दो मेहदी की मदद ली। इसके बाद उसने अपने पति और बच्ची को यमन लाना चाहा, लेकिन वहां सिविल वॉर शुरू हुई, कोई आ नहीं पाया। निमिषा को अकेला पाकर मेहदी उस पर हावी हो गया। वो खुद को निमिषा का पति बनाने लगा। वो ड्रग्स लेता था और निमिषा के क्लिनिक के पैसे अपने पास रखने लगा। उसका पासपोर्ट हड़प लिया, उसे भारत नहीं आने देता था। यहां तक कि यौन शोषण के भी आरोप लगे। अब अपना पासपोर्ट लेने के लिए 2017 में निमिषा ने मेहदी को बेहोश करने की कोशिश की, लेकिन दवाइयों की ओवरडोज से उसकी मौत हो गई। हत्या के आरोप में उसे फांसी की सजा हुई, जिस पर इसी हफ्ते वहां के राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी। भारत सरकार अब रिहाई की कोशिश कर रही है। सरकार ने कहा, हम समझते हैं कि निमिषा प्रिया का परिवार प्रासंगिक विकल्प तलाश रहा है। सरकार इस मामले में हर संभव मदद कर रही है। लेकिन समस्या ये है कि यमन में अभी विद्रोही हावी हैं, इसीलिए भारत सरकार को वहां बातचीत में दिक्कतें आ रही हैं। निमिषा को बचाने के लिए अब शरिया कानून का ब्लड मनी कॉन्सेप्ट ही उपयुक्त रास्ता लग रहा है। इसके तहत जिस व्यक्ति की हत्या हुई, उसका परिवार पैसे लेकर निमिषा को माफ करने पर राजी हो गया, तब वो छूट सकती है। इसके लिए केरल में निमिषा की रिहाई के लिए काम करने वाले लोगों ने पैसे भी जोड़ लिए हैं। Action Council is ready to gather the blood money if it is needed. पैसे रेडी हैं, सरकार लगी है, लेकिन यमन में विद्रोहियों के आतंक के आगे संवाद स्थापित करने में अड़चनें आ रही हैं। नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत से लोग बर्फ के बीच पहुंचे हैं। कश्मीर और हिमाचल में बर्फ का मजा लेते हुए लोग न्यू ईयर मना रहे हैं। अगर नए साल पर आपका कोई प्लान नहीं है तो हमारी इस रिपोर्ट में खुशी से झूम रहे सैलानियों को देखकर आप भी खुश हो सकते हैं। दीवाने से हो गए, बर्फ में हम तो खो गए। सड्डे नाल रहोगे तो ऐसी करोगे, जिंदगी के सारे मजे कैसे करोगे। 2025 के स्वागत के लिए कश्मीर गए इन पर्यटकों की मौज मस्ती चालू है। बर्फ देखकर सब सिंगर बन गए हैं। सैलानी एक दूसरे पर बर्फ फेंक रहे हैं, गाने गा रहे हैं। परिवार के साथ नए साल के जश्न के लिए हजारों पर्यटक इस वक्त घाटी में मौजूद हैं। कड़ाके की ठंड और बर्फ की सफेदी के बीच पहलगाम से लेकर पुंछ और डोडा तक पर्यटक बर्फ वाले इलाकों को ढूंढ कर वहां पहुंच रहे हैं और उसी बर्फ में खेल भी रहे हैं। कश्मीर में शीतलहर के सीजन में डल झील के पास भी पर्यटक जमा हुए हैं। और अभी हम हाउस बोट पे स्टे करके आए हैं। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है एंड आई थिंक विंटर्स में कश्मीर इज अ ब्यूटी। आज जो हम दिल्ली में करते हैं ना, क्लबिंग वगैरह, पार्टी वगैरह, आज अब वो हमें यहाँ करनी है। अब यहाँ का एक एक्सपीरियंस लेना तो पक्का। श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर पटरियों पर बर्फ जमा हुई तो उसे हटाने के लिए रेलवे ने पटरियों पर स्नो कटर दौड़ाया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमा हुई, जिसे हटाने के लिए देसी तरीकों का इस्तेमाल किया गया। साल 2024 का ये आखिरी जनहित आप देख रहे थे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।